नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं हिज स्टोरी में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अभी तक हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण एवं सूबेदार के रूप में उसकी प्रमुख उपलब्धियों के साथ साथ राज्यारोहण होने के बाद की चुनौतियों के ऊपर चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बनता है तो उसके सामने अनेक समस्याएं होती है, जिसका वह धैर्य एवं वीरता और साहस के साथ सामना करता है। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़े ही अल्पकाल तक शासन किया, उसका शासन काल कुल मिलाकर 4 वर्षों तक का था। अपने इस शासन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई नई विजय प्राप्त नहीं की। उसका शासन पूर्णतः सैनिक बना रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक इस अल्प समय में कोई बड़े शासन व्यवस्था की भी स्थापना नहीं कर सका। न उसने कोई राजस्व प्रशासन बनाया, न उसने कोई न्यायिक संगठन बनाया, न उसने कोई स्थानीय प्रशासन के ऊपर कार्य किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक प्रशासक के रूप में, व्यवस्था परिवर्तक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां जो थी वो सीमित थी, परंतु अपने विरोधियों के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय प्राप्त किया एवं उनकी शक्तियों को सीमित किया। इसी कड़ी में पहला नाम तजुद्दीन एल्दौज का आता है। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को चुनौती देने वालों में सरप्रमुख एल्दौज ही था। गौरी की मृत्यु के बाद उसने गजनी पर अधिकार कर लिया था एवं गजनी का सुल्तान होने के नाते एल्दौज भारतीय राज्य को अपने राज्य का अभिन्न हिस्सा मानता था। इस कारण उसने भारत पर आक्रमण किया, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने एल्दौज की सेना को परास्त कर दिया एवं भारत से बाहर खदेड़ दिया। कुतुबुद्दीन जब एल्दौज की सेना को परास्त करता है तो वह पीछा करता हुआ गजनी तक पहुंच जाता है एवं गजनी पर अधिकार कर लेता है। गजनी पर वह शासन करने लगता है, लेकिन 40 दिनों के अंदर ही कुछ स्थानीय नागरिकों के द्वारा विद्रोह करने के कारण उसे गजनी छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस प्रकरण में कुतुबुद्दीन ऐबक को फायदा यह होता है कि एल्दौज, जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, उसे इस बात की सीख मिल जाती है कि
वह भारत के राज्य की तरफ ना देखे, जिस कारण उसने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कर दिया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने नवीन भारतीय राज्य को मध्य एशिया की राजनीति में फंसने से बचा लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष दूसरी सबसे बड़ी चुनौती नसीरुद्दीन कुवाचा के रूप में थी। कुवाचा गोरी के गुलामों में दूसरा प्रमुख गुलाम था एवं अत्यंत महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली था। गौरी की मृत्यु के पश्चात सिंध एवं मुल्तान का वह स्वतंत्र शासक बन बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी शक्ति को रोकने के लिए कूटनीति का सहारा लिया एवं अपनी बहन की शादी कुवाचा से कर दी। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के सल्तनत पर कुवाचा के आक्रमण के भय को समाप्त कर दिया। इधर बंगाल में बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद इख्तियारुद्दीन खिलजी ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। इख्तियारुद्दीन खिलजी का सामंत अलीमर्दन खां था। उसने इख्तियारुद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उसका एक स्वतंत्र शासक बन बैठा। किंतु स्थानीय सरदारों के द्वारा विद्रोह के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के शरण में चला गया। जब बंगाल के स्थानीय सरदारों ने अलीमर्दन खां का विरोध किया तो अलीमर्दन खां ने उस विरोध को कुचलने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से सहायता मांगी। इस मौके का फायदा उठाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीमर्दन खां एवं बंगाल के सरदारों के समक्ष समझौता करवा दिया। इसके एवज में अलीमर्दन खां ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की एवं उसे कुछ वार्षिक कर देने का वचन दिया। इस तरह से एल्दौज, कुवाचा एवं बंगाल पर से जो चुनौतियां कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल रही थी उस पर अपनी कूटनीति से कुतुबुद्दीन ऐबक ने काबू पा लिया। लेकिन एक प्रमुख चुनौती राजपूत शासकों के रूप में सामने थी। गोरी की मृत्यु के बाद राजपूतों ने बुंदेलखंड, ग्वालियर, बदायूं आदि क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। इस समय तक कुतुबुद्दीन उत्तर पश्चिम क्षेत्र और बंगाल की राजनीति में उलझा हुआ था। इस कारण राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति को दमन करने के लिए कोई खास रणनीति नहीं अपनाई जा सकी थी। इन सब के बावजूद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं पर दबाव डालकर उसे अपने अधिकार में ले लिया था एवं अपने योग्य गुलाम इल्तुतमिश को
बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। उसने कुछ अन्य छोटे छोटे राजपूत शासकों से भी कर वसूले थे, लेकिन राजपूतों की शक्ति को दबाने में उसे कोई खासा सफलता प्राप्त नहीं हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 वर्षों तक शासन किया। इस बीच लाहौर उसकी राजधानी बनी रही एवं 1210 में एक खेल चौगान खेलते हुए वह घोड़े से गिर जाता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह अल्पकाल में उसने नवीन भारतीय मुस्लिम राज्य को संभाल कर रखा, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने सुदृढ़ किया। आगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतों के ऊपर चर्चा करते हैं। ऐबक को स्थापत्य कला से लगाव था। उसने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण करवाया, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई है। यह मस्जिद दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आज के समय में आप कुतुब मीनार में देखोगे, उसी के कंपाउंड एरिया में है। देखने से प्रतीत होता है कि संभवतः कोई प्राचीन विष्णु मंदिर थी, जिसे तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया। इसके अलावा अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया। दोस्तों, ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ करवाया, जिसे वह पूरा न कर सका। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। दोस्तों, यहां जानने का रोचक तथ्य यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नामक एक संत के नाम पे किया था, ना कि अपने नाम पे। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श एवं कुरान की जानकारी होने के कारण उसे कुरान खान भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग गुलाम वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।